नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल हॉट टॉक। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए हैं। ईरान ने मिसाइल अटैक किया है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने उसका रिटेलिएट किया है। और अभी पाकिस्तान ने एक्यूज किया है इंडिया को फॉर द टारगेट किलिंग एसेसिनेशन ऑफ देयर ओन पाकिस्तानी सिटीजन्स। और पहले कनाडा ने किया, फिर यूएस ने किया, फिर पाकिस्तान ने एक्यूज किया। इसके पीछे क्या गेम है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या जियो पॉलिटिक्स इसके अंदर चल रही है? और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो हमारे इंडिया में हुई है, हमारे भारत में हुई है, हमारे रामलला 500 साल बाद हमारे अयोध्या में पधारे हैं। और इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने के लिए आज मैंने सादर आमंत्रित किया है इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन विनोद जी को। सर, वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। You're most welcome. सर, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या हो गया अचानक से ईरान ने, जबकि उनका नेवल का ड्रिल चल रहा था, डिप्लोमेटिक रिलेशन पे काफी अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, तो एक साथ ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया बलूचिस्तान प्रोविंस में जो पाकिस्तान का है। और फिर पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। बाद में कूल ऑफ हो गया, बट ये एक साथ मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रदरली मुल्क, हम मुसलमान मुल्क हैं, उम्मा, ये वो सब धराशायी हो गया एक रात में ही। आपके क्या ओपिनियन है? इसको मैं वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डालता हूं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जो अटैक हुआ है वो हुआ है बलूचिस्तान में। और बलूच का और पाकिस्तानियों का पहले से ही लड़ाई चल रहा है। और ये जो अटैक हुआ रिटेलिएशन से पहले बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने भी अटैक किया। हम्म। बहुत कम लोग ये जानते हैं। ये न्यूज दबाया गया, लेकिन अभी अब खोजेंगे तो ये न्यूज अवेलेबल है। आप अगर उर्दू या अरबिक पढ़ते हैं तो उसमें तो आया ही है। इंग्लिश अनुवाद या हिंदी में ये न्यूज अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत अरबिक या उर्दू जानते हैं तो आप खोज सकते हैं इस न्यूज को। तो बलूच दोनों तरफ से पीछे पिसे थे। ईरान की तरफ से भी पिसे थे, पाकिस्तान की तरफ से भी पिसे थे। तो मैं शुरू में जैसे कहा, मैंने इसको वेट एंड वॉच कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मेरे मन में ऐसा भी एक शक उठ रहा है कि क्या ये मिली भगती तो नहीं है बलूच को अटैक करने का। ओके। तो बट पुख्ता जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी है। और आई एम श्योर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को तो पक्का पता होगा, लेकिन आम जनता को या आम डिस्कशन में ये डिस्कस कम हुआ है। अगर आपने नोटिस किया हो, इंटरनेशनल मीडिया में तो हुआ ही नहीं है। ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मीडिया भी जानता है, इंटरनेशनल मीडिया स्पेशली, कि इस पे अभी टिप्पणी करना बिना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल किए, टिप्पणी करने वाले की क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठ सकती है। तो हम्म। इसीलिए मैंने भी इसको अभी वेट एंड वॉच कैटेगरी में डाला है। लेकिन इस पे और चीजें अनफोल्ड होंगी। हमें ओके। जरूर जरूर इस पे तो मोर इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अब पाकिस्तानी आवाम भी ज्यादा आवाज नहीं उठा रही है। अगर आप देखेंगे जाके पाकिस्तानी हाँ जी, चैनल्स हाँ में, जी। उस वही पे सर भी मैं। ज्यादा बिल्कुल। तो बलूच होने की वजह से दोनों तरफ से चुप है। सर, आपको क्या लगता है कि अभी तो ये कूल्ड ऑफ हो गया, तो इन फ्यूचर ये फिर से रिवाइव हो सकता है, फिर से इन दोनों के बीच में तल्खी आ सकती है दोनों देशों में, ईरान एंड पाकिस्तान? या ये आपको लग रहा है कि जैसे आपने बताया कि कोऑर्डिनेटेड एक ये ऑपरेशन था? नहीं था, नहीं बोल रहा हूं मैं मेरा शक है। शक है। हो सकता है, ओके। हो हो सकता है, सकता है, कुड बी। नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम्म। आपको ये समझना होगा, पाकिस्तान का जो ऑयल है, पेट्रोल हो या डीजल, मैक्सिमम आता है स्मगलिंग रूट। हम्म। वो भी ईरान से स्मगल ऑयल आते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। उनके अपनी कहते हैं उनके अपने एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है। तो सभी लोग इस स्मगलिंग में रोटियां सेक रहे हैं अपनी। उनके सियासतदान भी हैं उसमें। हाँ जी। तो दानों को जो रेगुलर इनकम है और इलेक्शन लड़ने का पैसा है, ये सारा कुछ ये ऑयल स्मगलिंग से आता है।
आंकड़ा ये भी कहता है बिल्कुल कि सर। 60 से 70% ऑयल उनका जो है स्मगलिंग के रूट आता है, कम कीमत में। तो ओके। तो ये दोनों तरफ का जो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, ये जो है, ये इतना जल्दी बंद नहीं होगा, क्योंकि देखिए, पैसा परमोदर्म है दोनों के लिए, यू नो। वहाँ बोलते हैं, वहाँ लोकल लैंग्वेज में कहावत है, हिंदी में अनुवाद करो तो उसका ये मतलब निकलता है कि तुम मुदल की बात मत करो, सूद की बात करो। डोंट टॉक अबाउट द हम्म। प्रिंसिपल, टॉक अबाउट द इंटरेस्ट। उस एरिया में यस। लोग उसी पे, उसी के इर्द गिर्द उनकी विचारधारा है, और बाकी सब उनके लिए नंबर, आई मीन सेकंड, अगले पायदान पे आता है। पैसा सबसे हम्म। ऊपर है। परिवार भी सर उनके लिए एक ये उतना भी एक, इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पैसा है। हाँ जी, एक सर ये भी एक रीजन हो सकता है पाकिस्तान क्यों कूल ऑफ किया गया, पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई कि एक ईरान और दूसरा अफगानिस्तान, उसका जो बैकयार्ड जिसको ये बोलते हैं सो कॉल्ड अवर बैकयार्ड, और फिर इधर से जो अगर आप ईस्ट में देखो तो इंडिया, तो पाकिस्तान तो पूरा ट्रैप ही हो गया था, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। तो ये भी आपको लगता है कि वजह हो सकती है जो पाकिस्तान ने आगे बढ़कर ईरान को कनेक्ट किया और उसको बोला कि लेट्स फिनिश इट अप और लेट्स कूल डाउन। देखिए, जो टेररिस्ट ग्रुप पे ईरान ने अटैक किया है, वो टेररिस्ट ग्रुप सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप हैं, और उस टेररिस्ट ग्रुप का नंबर वन एनिमी शिया है, हम्म। काफिर नहीं है। तो उनका नंबर वन एनिमी शिया शिया मुसलमान है, और बाकी अहमदियाज वगैरह। तो ये उस टेररिस्ट ग्रुप पे अटैक हुआ है, और वो टेररिस्ट ग्रुप बहुत छोटा है। हो सकता है इस अटैक में या अगले एक दो और अटैक हो, और उसमें वो खत्म सा हो जाए। ओके। क्योंकि जो इजराइल वॉर में शिया सुन्नी का मिलन काफी, मतलब करीबी काफी हुआ है। अगर आप देखेंगे, यमन हुती हुती शिया है, लेकिन दे आर अगेंस्ट इजराइल। सो कहीं ना हम्म। कहीं ये मिलकर के इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इनमें धीरे धीरे यूनिटी बढ़ रही है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। धीरे हाँ धीरे जी। यूनिटी बढ़ रही है। दे आर नाउ ट्राइंग टू फाइंड, bury the hatchet, and you know they're trying to look at their common ground। दैट मेक्स करबला को सेंस। भूल करके अल्लाह को केंद्र बिंदु मान करके चलने का कोशिश कर रहे हैं, जो गलत नहीं हाँ है। जी। मेरे नजरिए से गलत नहीं है, क्योंकि खून खराबा अगर, आई मीन, दुनिया में कम हो तो अच्छी बात है। हम्म। सही बात। हम्म। सही बात है। सर अब हम अपने डिस्कशन के सेकंड फेज में जाएंगे। अभी जैसे आपने रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक्यूज किया है इंडिया को, और दो इंडिया के एजेंट का नाम लिया है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट हाँ, मेरे को एक्यूज मालूम है वो किया है। नाम। और पहले हाँ। पहले कनाडा, फिर यूएस। कनाडा ने तो पार्लियामेंट में ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, जस्टिन ट्रूडो ने ओपनली एक्यूज किया था। यूएस ने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इसको इंफॉर्मेशन को रिले किया, और अब पाकिस्तान ने भी ओपनली इंडिया को एक्यूज किया। तो क्या सर ये कोई मतलब क्रोनोलॉजी है, कोई एक आप इसमें कोई चेन, कोई ट्रेंड, कोई इंडिया को फोर्स करने के लिए, कि जैसे इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया, खुल के रशिया के अगेंस्ट नहीं आया, ईरान के उसके बहुत अच्छे रिलेशन है इंडिया के। तो आप पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान इस बीच में कहां से कूद गया? अननोन मैन तो सालों से अपना ये काम कर रहा है। देखिए, अननोन गनमैन की स्टोरी अगर करना चाहें हम, तो पूरा एक एपिसोड कम पड़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अ, तो संक्षेप में बताता हूँ। पहली बात तो, हर किलिंग को आप अननोन गनमैन के साथ जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम्म। जितनी किलिंग्स पाकिस्तान में हुई हैं शॉट डाउन बाय अननोन गनमैन का जो स्टोरी आया है, तो मैं इसको बहुत गहराई से रिसर्च करता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। ओके। ठीक। तो हर एक हर एक इंसिडेंट को मैं पूरी गहराई से देखता हूँ, उसके आगे पीछे क्या है।
तो 60 to 70% जो किलिंग हुई है वो इनके आपस की रंजिश, या फिर सबसे बड़ा जो ट्रेड वहां से होता है ओपियम, उसके बीच में जो खटास, या दो कबीलों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई हुई या क्षेत्र की लड़ाई हुई, उसके परिणाम। इस तरह से हर एक केस जो है अलग है, और ये हर एक केस में बड़ा आसान है किसी और पे उंगली उठाना, क्योंकि द मोमेंट यू पॉइंट योर फिंगर एट इंडिया इन पाकिस्तान, वो स्टोरी बिक जाती है। बिक जाती है। इट्स वेरी इजी हाँ, टू कवर अवाम के देयर ओन। हाँ अवाम के बीच वो स्टोरी बिक जाती है। सच्चाई को दबाना इस स्टोरी के नीचे बड़ा आसान है, हाँ जी, और हाँ ये जी। पैंतरा पाकिस्तान पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है। अब कनेडियन और अमेरिकन भी ये ये जो गुण जो हैं वो सीख चुके हैं। आप कनाडा में उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपसी रंजिश की काफी बिल्कुल। स्टोरी निज्जर का भी स्ट्रांग यही है। आया था कि आपसी गैंगवार है इनकी। जो निज्जर का हत्याकांड हुआ था वो भी आपसी गैंगवारी थी कि गुरुद्वारा पे कब्जा करना हम्म। है, क्योंकि बहुत जबरदस्त फंडिंग आती है। तो हर एक चीज को आप हमारे नाम पे बिल फाड़ रहे हैं, वो गलत है। हम्म। अम, मुझे मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, पुष्कर जी, मुझे एक भी केस, मैं हर केस को बहुत बारीकी से देखता हूँ, मुझे एक भी केस जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो वो नजर नहीं आया। ओके। आई वॉन्ट टू टेक द क्रेडिट, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द लाइन और लूप वेयर वी कैन टेक द क्रेडिट। अगर फालतू में क्रेडिट आ रहा है बात अलग है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन सब चीजों में, पुष्कर जी, एक चीज याद रखिए, समय बहुत बलवान है। आप वो म्यूनिक करके मूवी है, वो देखा होगा आपने, हाँ कि जी, हाँ जैसे जी। जैसे मोसाद ने धीरे धीरे एक एक आदमी को हाँ, खत्म किया, 1972 में जो ओलंपिक के ओलंपिक कल्प्रिट्स वाला थे जो। उनको किल किया था। हाँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सच्चाई सच्चाई बाहर आ ही जाता है, और हम्म। इस चीज में भी सच्चाई बाहर आएगा अगर हमने कुछ किया हो तो। बट हम्म। मुझे तो कहीं भी हमारा हाथ इसमें नहीं नजर आ रहा है। हमें बिल्कुल, हम्म। आई डोंट मिंस नो वर्ड्स, मैं कभी कोई चीज छुपाता नहीं हूँ। सच्चाई जैसा है वैसे ही बताता हूँ, सब जानते हैं इस बात को। आई डोंट पुल बैक एनी पंचेस। बट मुझे हम्म। एक भी केस ऐसा नहीं लगा। दो मैं मजाक में ट्वीट जरूर करता हूँ, क्योंकि ट्विटर पे मैं मजाक ज्यादा और सब्सटेंस कम करता हूँ। इट्स मोर लाइक अ टाइम पास काइंड ऑफ अ थिंग। बट हाँ सच्चाई जी। ये है कि हमारा हाथ इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, पुष्कर जी। बट सर, एक सच्चाई ये भी है कि जिस किसी का भी असैसिनेशन हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, वो इंडिया के एनिमी हैं। तो या तो ये आईएसआई को लगता है कि अब वो जो हमारी असेट्स हैं इतनी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रही हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, आईएसआई नहीं नहीं उनको हिट नहीं नहीं डाउन कर रही है। नहीं, आईएसआई कभी भी अपने एसेट को एलिमिनेट नहीं करती हैं, इवन इफ द एसेट वंस इन अ वाइल गोज रोग। वो रीजन मैं हाँ जी, बताता हूँ क्यों। हाँ जी। क्योंकि मोस्ट एसेट्स, आई मीन एसेट इज अ रॉन्ग वर्ड, बट मोस्ट एसेट्स अपने आप में एक गलत इंसान होता है वो। तो अपने आप में अ, नशेड़ी, या फिर वुमनाइजर, ये सारी जो गुण हैं उनमें होती हैं। तो गलत ढंग से पैसा कमाना, या अंडर हैंड डीलिंग करना, ड्रग्स ड्रग्स की तस्करी, वेपन्स की तस्करी, ये सारी चीजें इन एसेट्स में पहले से ही होती हैं। तो आप, दे आर नॉट, पाकिस्तानी एसेट्स स्पेशली आर नॉट सोल्जर्स, दे आर नॉट ट्रेन्ड पर्सनल। समझ रहे हैं आप? ये ऐसे जो बदमाश, नामी गिरामी बदमाश गुंडे, उनके शूटर्स, उन सबको ये अपने पेरोल में लेते हैं और उनसे काम कराने की कोशिश करते हैं। आप वैली में देख लीजिए, कोई आज हाँ तक कोई जी। उनके सोल्जर आया है कि नहीं? यहीं के बच्चों को ले जा करके ब्रेन वॉश कर करके कराते हैं। अजमल कसब को देख लीजिए आप, या नहीं, जितने बिल्कुल। भी जितने भी बॉम्बे अटैक में आए थे उनका देख लीजिए। कोई भी रेगुलर सोल्जर तोड़ना है, कोई रेगुलर असेट तोड़ना आया?
सभी तो मेक शिफ्ट, जिनको बोला था कि जन्नत में 72 ही मिलेंगी, चले जाओ। और वो ऐसे बच्चे हैं जो जिनको कोई ठीक तालीम नहीं मिली, और गरीब, और उनको कुछ पैसे का लालच भी दे देते हैं कि हुँ, हुँ। आपको दोनों तरफ से इट इज अ विन विन फॉर यू, बिकॉज आप मर जाएंगे तो हूरें तो मिल ही जाएंगी आपको, और आपके परिवार को भी पैसा मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। सर अब बाद इसको में मजाक में लेना बहुत आसान है, बट उस बच्चे हाँ की जी। मानसिकता और सोच पे हमें विचार करना चाहिए। वो हुँ, इस हुँ। बात पे विश्वास करता है क्योंकि उस इस बात पे विश्वास करने की उस मजबूरी डाली गई है उस पे बचपन से। उसकी नींव, उसका जड़ ऐसा रचा गया है कि ये सारी चीजों पे वो विश्वास करने लगता है, और वो ये कार्य करने को तैयार हो जाता है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है अगले 100-200 साल में जब असली तालीम मिलने लग जाएगी लोगों को, साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ये तीनों की तरफ जब रुख करेंगे ये सारी चीजें अपने आप कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ये मेरा मतलब मानना है, और मेरा मानना गलत इसलिए नहीं है। आप देखेंगे, प्यार और नफरत का पलड़ा अगर देखेंगे दुनिया में, प्यार का पलड़ा भारी है। इसलिए मैं ये कहता हूं क्योंकि इंसान की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर नफरत का पलड़ा भारी होता है, इंसान की संख्या घटती जाती है, एक दूसरे को मार देते हैं हम। तो प्यार का पलड़ा भारी है। तो जहां इंसानी जहन में प्यार का पलड़ा अगर भारी है, उसमें आपको सिर्फ तीन चीजें डालनी है: लॉजिक, साइंस और मैथमेटिक्स। जब हुँ, आप ये हुँ। तीनों चीजें डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें घट जाएगा। हाँ जी सर। और मैं भी मतलब जैसे आपने रूल आउट किया कि पाकिस्तान में जो भी किलिंग है उसमें इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहीं न कहीं ये लगता तो है कि अगर इंडिया ने एलिमिनेट करना ही होता, तो हाफ़िज़ सईद को करता, दाऊद इब्राहिम को करता। मतलब प्यादों के पीछे जाने का क्या फ़ायदा है? छोटे-छोटे जो सैनिक हैं उनको क्या करता? वो सीधा राजा को हिट करता। जो ये हमारी जो लखवी है और बहुत सारे जो वहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स के जो उनके हेड हैं, जेयूडी के, उनको वो किल करता। तो बात में बिल्कुल सही सर आपकी सेंस तो बैठती है। और आपको लगता है कि सर जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को एक्यूज़ किया, इंडिया ने भी उसको रिस्पॉन्ड करा, तो इसका इंटरनेशनल लेवल पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि 3 कंट्रीज़ ने कनाडा, यूएस एंड नाउ पाकिस्तान इंडिया को एक्यूज़ किया है। संक्षिप्त में आपके 2 मिनट आपका आंसर ऑन दिस। संक्षेप में नो। ओके। क्योंकि आप बिना तथ्य के बात ही नहीं कर सकते। तथ्य क्या है ये बताइए ना। किसी एक को पकड़ करके उसको आप 10 दिन सुताई करोगे तो कुछ भी बोल देगा, है कि नहीं? तो बिल्कुल। ये सब गलत बात है। आपके पास तथ्य होना चाहिए, मनी ट्रेल होना चाहिए, ईमेल ट्रेल होना चाहिए, और निस्संदेह आपको इसको प्रूव करना चाहिए इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेरी सिंपल। हुँ, ये सब हुँ। चीजें नहीं है आप दस्तिन ट्रूडो की तरह प्लेइंग टू द गैलरी करोगे, इससे कोई बात नहीं है इसका। इट डजंट स्टैंड अ चांस। आपके हाँ जो जी। वोटर्स भी हैं वो आपके थ्रू देख लेंगे। आप देख ही ले रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग इन टेक्सास, देख लीजिए आप। हुँ, हुँ। मैं See, टेक्सास में ही I, हूँ। I know uncontrolled into infusion of people from Mexico, और आप देख ही रहे हैं हाँ मिनियापोलिस जी। का क्या हुआ। आज मिनियापोलिस एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। तो आप सब दुनिया देख रही है, देश देख रहा है कि आप वोकिज्म कब कम होगा आपका, और आप राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के लिए नहीं बनेंगे, आपको जनता उठा के बात फेंक देगी। बड़ा सिंपल है। हुँ, क्योंकि आज जो हुँ, बच्चे हुँ। मैं देख रहा हूं, ये मेरे जनरेशन के बाद जो जनरेशन आया ना, वो थोड़ा लेफ्टिस्ट सा रहा है, क्योंकि वो ना इधर का ना उधर का। लेकिन अब का जो जनरेशन है, 2000 नेशनलिस्ट 2005 यस। 2010 के आसपास की जनरेशन है, वो सुपर यार। इस बार माई हार्ट गोज आउट टू देम, ऑल ऑफ देम, 99% ऑफ देम। क्यों? ट्रू। क्योंकि क्योंकि वो उस समय के पैदाइश हैं जब गरीबी था नहीं।
खास करीबी था नहीं, हर जगह खुशहाली पहुंच चुका था। अब उनको भूखा नहीं सोना पड़ा, मैं 7 दिन भूखा रह चुका हूँ, कुछ नहीं था घर पे हुँ, खाने हुँ। को। और गलती किसी की भी नहीं थी, हालात की थी। तो वैसा समय नहीं देखा है बच्चों ने, तो उनको घर में खूब प्यार मिला है। हमारे और हमारे अगले जनरेशन, जो 70-80 के दशक के जो माता पिता हैं, उनसे उन बच्चों को बहुत प्यार मिला। जब आपके पास प्यार मिलता है, तालीम मिलता है और लॉजिकली कोई समझाता है, तो उसका नेचुरल फॉलोआउट है राष्ट्रवाद। आप राष्ट्रवादी या अपने राष्ट्र के लिए प्यार जिस तरह से आप अपने परिवार के लिए दिखाते हैं, वो लाजमी आप दिखाएंगे ही, आप किसी भी राष्ट्र के हों। तो आज के जो बच्चे हैं, यूएस हो या इंडिया हो, वो बखूबी जानते हैं कि कौन उसके लिए, राष्ट्र के लिए खड़ा है, और कौन अपने पेट भरने के लिए या अपने पॉकेट भरने के लिए या फिर किसी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल जानता सर, है। बिल्कुल सही कहा। और सर मैं लास्ट हमारा फेस है, इसमें मैं अब बात करूँगा आपसे कुछ मिनटों के लिए। सर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है, 500 साल का वेट पूरा हुआ, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे दुनिया ने देखा। इनफैक्ट मैं अब यूएस में था, मैं भी सुबह के 3 बजे तक मतलब टीवी पे ग्लू था। तो कुछ लोगों ने, अपोजिशन ने बोला ये तो सरकारी प्रोग्राम है, हम इसमें नहीं जाएँगे, और कुछ ने मतलब कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट आती रही। पहले तो आपके अपने क्या व्यूज़ हैं इसको लेकर? आपको लगता है कि ये एक सरकारी एक प्रोग्राम था, और अपोजिशन ने इसको जो डिनाई किया उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं क्या बताऊं, मैं 2 बार रामलला को मिलने गया, हुँ, हुँ। जब वो तरपाल में थे, 2 बार। ओके। आप गए हैं मिलने नहीं सर, त्रिपाल में? मौका नहीं नहीं मिला, गए बट ना? ज़रूर जाऊँगा। नहीं नहीं, अभी तो आप जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस ही अलग होगा। मैं हाँ, त्रिपाल के उससे समय पहले की नहीं बात कर गया रहा हूँ, सर। त्रिपाल के समय की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो त्रिपाल के समय रामलला से मिलने गए थे, मैं गया था। आप लेस वाला जूता नहीं पहन सकते, आपके जूते से लेस हटाना है, बेल्ट तो हटाना ही हटाना है, कोई नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं। ओके। आप नाड़े वाला कोई कपड़ा पहनते हैं तो आप पहन नहीं सकते, आपको जा करके इलास्टिक वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो क्या रीज़न था सर? उसके बाद पूरी बात तो सुनिए, हुँ, हुँ। ये पहला पायदान है। उसके बाद आपको मेटल डिटेक्टर के थ्रू ले जाया जाएगा। उसके बाद आप एक बहुत ही केज है एक, जिसपे आपको झुक के चलना पड़ता है। उस मेज ऑफ केजेस, एक केज, और हर केज में आपकी चेकिंग होगी। इतनी नैरो सी, एक आदमी सिर्फ जा सकता है उस केज में, झुक करके ऐसे। उस केज से आप गुजर गुजर के एक त्रिपाल के नीचे आपको रामलला का दर्शन होता था। और पहली बार दर्शन हुआ तो मेरे आंसू नहीं रुके, इतना मैं भावुक हुआ। 2 चीजों के लिए, पहली बात, मेरे ही देश में मेरे ही भगवान आराध्य को देखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और दूसरी बात, मेरे ही आराध्य जो हैं, वो तिरपाल के नीचे धूप और बारिश में, और वो तिरपाल फटफटा रहा है, हुँ, कोई हुँ। कोई देख रखाव नहीं है, कुछ नहीं है, और वो उधर उसके नीचे है, और वहां से फिर आपको लौटना पड़ता था। तो अगर, और मुझे उस समय विश्वास नहीं था कि कभी इस चीज का हल निकलेगा। जैसे उस समय मेरा ये भी विश्वास नहीं था कि 370 भी हटेगा, क्योंकि मेरे बहुत कश्मीरी पंडित दोस्त हैं, बैच में हैं लोग। तो मैं उनके मुंह जबानी जो इनका एक्सोडस हुआ है उसकी कहानी सुन चुका हूँ, और वो दर्द महसूस कर चुका हूँ, क्योंकि कुछ लोग अपने पिता को खोए, माता को खोए, कुछ लोगों ने पूरा परिवार खोया अकेला। एक मेरा दोस्त है अमित, वो अकेला है, वो सब जा चुके हैं। तो 370 भी हटेगा, ये भी मेरे उस समय मेरे मन में विश्वास था नहीं। लेकिन भव्य राम मंदिर बना, और सरकार की वजह से ही बना, ये तो निस्संदेह है कि सरकार की वजह से ही बनेगा। कोई प्राइवेट आदमी तो नहीं जाके बनाएगा, वो सरकारी प्रोग्राम ही रहेगा, और उसको सरकारी प्रोग्राम के नजर से ही देखना चाहिए। कौन सा सरकार है उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है वो, अगर ये, जब मैं लखनऊ में था, कमांडर था एक बेस का, उस समय अखिलेश जी की सरकार थी,
अगर उस समय बना होता तब भी तो सरकारी प्रोग्राम ही होता। केंद्र में बीजेपी होता और यूपी में अखिलेश जी की सरकार होती, और ये दोनों मिलके करते ये कार्य। कोई प्राइवेट तो आके नहीं करेगा। तो सरकारी प्रोग्राम तो था ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको आप पार्टी का प्रोग्राम समझते हैं तो वो गलत है, क्योंकि हर वर्ग के लोग, हर प्रांत के लोग, ऑपोजिशन हो या उसमें हो, और हर मजहब के लोगों को बुलाया गया। बड़े बड़े मौलाना भी आए। तो जिन जिन को राम के प्रति आस्था थी वो सारे गए, या जो इस बात को समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से या फिर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से मुझे बुलावा आया है, मेरी आस्था कुछ भी हो, लेकिन ये स्टेट प्रोग्राम है और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं उनके लिए इज्जत दिखा रहा हूँ। आप मेरे शो में आए, बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत अच्छे से बात करी। जो कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो हम ज़्यादा टॉपिक पे, ज़्यादा डीप पे नहीं जा सके, बट श्योरली आई वुड लाइक टू हैव यू इन माय शो वंस अगेन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। थैंक यू वेरी मच सर, एंड वंस अगेन थैंक्स। जय हिंद।